गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग आज इतिहास विषय को शुरू करेंगे। ठीक है। और ज्योग्राफी में एक से दो चैप्टर आपके रह गए हैं। ठीक है, उसको मैं फिर कवर करा दूंगा। ठीक है, कल ही परसों में कवर करा दूंगा। आज जो है हिस्ट्री को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका हिस्ट्री का अलग प्लेलिस्ट होगा, और जो ज्योग्राफी की एक दो क्लास बची हुई है वो आपको ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतिहास की क्लास की स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो आपकी परीक्षा आ रही है आपको उसमें सहूलियत मिल सके। ठीक है, आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकें। ठीक, तो हम लोग बच्चों यहाँ समझेंगे पहले इतिहास को, कि इतिहास का इतिहास कहते किसको, क्या डिफिनेशन है इतिहास। ठीक है, इतिहास की डिफिनेशन क्या है, इस बात को हम लोग पहले जानेंगे। तो इस बात को जानने से पहले हम लोग को बच्चों, इस बात को जानने से पहले हम लोग पहले ये जान ले कि इतिहास इतिहास कुल कितने भाग में बंटा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों इतिहास हमको तीन भाग में बांट के पढ़ना है। ठीक है, तीन भाग में बांट के पढ़ना है। ठीक, एक हमारा हो जाता है प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। दूसरा हो जाता है बच्चों मध्यकालीन इतिहास। और चौथा हो जाता है आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास, इन तीन खंडों में बांट के हम लोग इतिहास का अध्ययन किया जाएगा, जिसमें बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग से ही, यानी प्राचीन इतिहास से ही। ऐसा नहीं है कि मैं बीच से मध्यकालीन उठा लूँ या आधुनिक भारत का उठा लूँ, ऐसा कुछ नहीं करना है। क्रम वाइज हम लोग को चीज़ों को जानना है। ठीक है, तो ये प्राचीन इतिहास की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इतिहास में। और ये प्राचीन इतिहास जो है, ये प्राचीन इतिहास, ये बच्चों देखो, अब ये प्राचीन इतिहास भी तीन पार्ट में डिवाइड है। प्राचीन इतिहास जो है ये भी बच्चों तीन पार्ट में डिवाइड है। तीन पार्ट में डिवाइड है। अब इसके तीन पार्ट कौन कौन हो जाते हैं। ठीक है, इसको अगर देखें हम लोग, ये तीन पार्ट, तो एक होता है आदि ऐतिहासिक काल, और दूसरा होता है, सॉरी बच्चों, पहले यहाँ प्राग ऐतिहासिक काल लिखेंगे, प्राग ऐतिहासिक काल, फिर आदि ऐतिहासिक काल, और फिर हम देखेंगे ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। ठीक है, तो ये तीन पार्ट हम लोग के होंगे प्राचीन इतिहास के। ठीक है, प्राचीन इतिहास। तो हम लोग इन बातों को अभी समझा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देखें इतिहास की डिफिनेशन क्या होती है। ठीक है, इतिहास की डिफिनेशन क्या है, तब हम लोग फिर आएंगे बच्चों बाकी के पॉइंट्स में। चलो, तो यहाँ देखते हैं हम लोग इतिहास। इतिहास में हम कौन से इतिहास देखेंगे लोग, इतिहास में प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास। ठीक, तो अब प्राचीन इतिहास हम लोग देखेंगे, उससे पहले हम लोग इतिहास क्या होता है, इतिहास का परिभाषा क्या होता है, इस बात को हम लोग बच्चों यहाँ पे समझ लें। ठीक है, जैसे देखो, कहते हैं वर्तमान समय में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन करना, वो भी वो घटनाएं जो निश्चित रूप से घटी हैं। ठीक है, ये नहीं हमको बोलना है वर्तमान समय में बीती हुई घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास है। नहीं, हमें क्या बोलना है, वर्तमान समय में बीती हुई घटनाओं का, वो भी वो घटनाएं जो निश्चित रूप से घटी हैं, उनका अध्ययन करना क्या है, इतिहास। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का डिफिनेशन होगा। तो यहाँ पे हम देख लें, लिख दे रहे हैं इतिहास की परिभाषा। इतिहास की परिभाषा लिख देंगे। वर्तमान समय में, वर्तमान समय में बीती हुई
बीती हुई घटनाओं का अध्ययन, वो भी वो भी वे घटनाएं वे घटनाएं जो निश्चित रूप से जो निश्चित रूप से निश्चित रूप से घटित हुई हैं, उनका अध्ययन करना ही इतिहास। ठीक है बच्चों, तो ये बात क्लियर हुई कि इतिहास क्या है। ठीक है, तो अब हम देखें, जैसे हम लोग ज्योग्राफी पढ़े थे, तो ज्योग्राफी में मैंने आप लोग को बताया था कि भूगोल के पिता किसे कहते हैं, तो हम लोगों ने जाना था इरेटोस्थनीज। ठीक है, और मैंने बोला था कि कुछ विद्वान जो है हिकेटियस को भी भूगोल का पिता मानते हैं। तो वैसे ही हम बात करें यहाँ पे इतिहास का पिता किसको कहते हैं, तो इतिहास का पिता कहते हैं बच्चों हेरोडोटस को। हेरोडोटस देंगे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता पिता कहा जाता जाता है। ठीक है, हेरोडोटस को क्या कहते हैं बच्चों, इतिहास का पिता। ठीक है, तो ये बात क्लियर। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। इतिहास का वर्गीकरण हम लोग जाने हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास के 3 वर्गीकरण हैं। ठीक है, तो उस वर्गीकरण को हम लोग यहाँ पे देख। प्राचीन है, पहला हो जाता है प्राप्त या प्राप्त। दूसरा हो जाता है आद्य। आ जाएगा आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल। आगे ऐतिहासिक काल, इसको हम लोग लिख देंगे ऐतिहासिक। ठीक है बच्चों, ये 3 वर्गीकरण हो गए। अच्छा, अब इसमें बच्चों आप लोग से क्वेश्चन क्या करेगा। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, तो ये बात जानना पड़ेगा। तो प्राग ऐतिहासिक काल लिख देते हैं, वे काल जिसका जिसका कोई भी कोई भी लिखित साक्ष्य ना हो ना हो। जैसे जैसे स्टोन एज, जैसे पाषाण काल। तो पाषाण काल के लोग जो हैं, इनका कहीं कोई, ठीक है, लिखित साक्ष्य इनके द्वारा नहीं मिलता है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, यहाँ एक समस्या,
लिखित साक्ष्य तो होंगे, लिखित साक्ष्य हों हों परंतु परंतु जिसे पढ़ा ना जा सके, पढ़ा ना जा सके। जैसे अब इसमें देख लें तो आ जाएगा कौन बच्चों, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता जो है, इसमें बच्चों लिखित साक्ष्य तो हमको मिले हैं, परंतु हम लोगों ने इस साक्ष्य को यानी इस लेखन शैली को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं कि ये किस भाषा में है। और चूंकि उनका लिपि जो है वो कैसा है बच्चों, वो भाव चित्रात्मक है, समझ रहे हो ना, भाव चित्रात्मक। इस वजह से हम लोग अभी भी इसकी लिखावट को समझ नहीं पाए हैं। तो लिखित साक्ष्य होने के बावजूद हम जान नहीं पाते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की, ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति कैसी थी। ठीक है, नहीं जान पाते हैं। अब है क्या, अनुमान व्यक्त करते हैं। वस्तुओं की जो प्राप्ति हुई है खुदाई में, उन वस्तुओं के द्वारा हम क्या है, एक अनुमान व्यक्त करते हैं कि ऐसा होता होगा, परंतु एकदम सटीक कह पाना उसके बारे में बड़ा मुश्किल है, ठीक ना, कि ऐसा ही हुआ होगा। क्यों, क्योंकि चीजें तो हमें मिली हैं, परंतु जो चीजें मिली हैं जिसमें लिखित साक्ष्य हैं, हम उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, और जब पढ़ नहीं पा रहे हैं तो हम फिर बता नहीं सकते हैं सही सही क्या है। तो अब बचा क्या हमारे पास, एक अनुमान। ठीक है, अनुमान। जैसे इस समय का समाज जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का समाज पुरुष प्रधान समाज था या माता प्रधान समाज था। पहले यही समझ लो, पुरुष प्रधान किसको कहते हैं, माता प्रधान किसको कहते हैं। माता प्रधान यानी मातृ सत्तात्मक तो देखो, जिस सभ्यता में पुरुषों का वर्चस्व हो, ठीक ना, घर का मुखिया पुरुष हो, तो उस समाज को हम क्या बोलते हैं, पितृ सत्तात्मक, यानी पुरुष प्रधान समाज। और जिस समाज में स्त्रियों की प्रधानता हो, स्त्रियों की सत्ता स्थापित होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मातृ सत्तात्मक समाज। ठीक है, या माता प्रधान समाज। तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या अनुमान लगाया गया, ये समाज कैसा होगा, मात्र सत्तात्मक समाज होगा। क्यों होगा, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है मूर्तियाँ मिली, मगर वो मूर्तियाँ जो हैं ज़्यादा किसकी हैं, ठीक है, देवियों की हैं, ठीक ना, यानी कि महिला मूर्तियाँ जो हैं वो ज़्यादा मिली हैं। तो अब महिला मूर्तियाँ ज़्यादा मिलना जो है, तो इतिहासकारों ने इसको कहा कि ये समाज हो न हो, ये मात्र सत्तात्मक रहा हो। तो अब क्या है, ये अनुमान है। वहीं अगर लिखा हुआ हम लोग पढ़ पाए होते तो वास्तविकता क्या है, इस बात को हम लोग समझ पाए। ठीक है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता को हम किस में डालते हैं, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, कि लिखित साक्ष्य तो हैं परंतु हम उसे पढ़ नहीं सकते। ठीक, और ऐतिहासिक काल में क्या है लिखित साक्ष्य हो तथा तथा इसे तथा जिसे पढ़ा भी है, लिखित साक्ष्य हो तथा जिसे पढ़ा भी जा सके। हम अगर देख लें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, वैदिक काल से वैदिक काल से 1947 तक ना, भारत हमारा जब आज़ाद होता है तब तक। ठीक है, हालांकि इतिहास में आज़ादी के बाद का जो भारत है उसको भी सम्मिलित किया जाता है, 1991 तक का जो पार्ट है, 1991 का। ठीक है, मगर वो बच्चों यूपीएससी स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्गीकरण है, वहाँ हम लोग को नहीं जाना है। ठीक है, तो ये इतनी बात बच्चों हो गई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे बच्चों चैप्टर में, किस चैप्टर में, हड़प्पा सभ्यता है। तो हमारे इतिहास की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है, वो हड़प्पा सभ्यता से होती है। ठीक, इसके पहले जब तक हड़प्पा सभ्यता का हम लोगों को ज्ञान नहीं हुआ था, तब तक हम लोगों को लगता था कि हम लोग का इतिहास वैदिक काल से शुरू होता है।
ठीक है। परंतु जब परंतु जब 1921 में हड़प्पा स्थल की खुदाई हुई और वहाँ पे हड़प्पा नामक स्थल जब हमारे सामने आया, तब हमको पता चला कि यहाँ पे वैदिक सभ्यता से बहुत पहले एक सभ्यता थी जो विलुप्त हो गई और धरातल के नीचे दब गई। ठीक है। तब रेडियो कार्बन विधि होता है बच्चों, ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि, जिसके द्वारा कोई वस्तु कितनी पुरानी है वो बता देता है। ठीक है, बता देता है। तो कार्बन डेटिंग विधि जो होता है उसका जब प्रयोग किया गया तो पता चला ये सभ्यता जो है ये लगभग 2500 साल, ठीक है, 2500 साल पुरानी। और वो भी 2500 साल कहाँ से? ईसा मसीह के जन्म के पहले से। समझ रहे हो ना? ईसा मसीह के जन्म के पहले से, यानी कि 0, 2500 अगर हम वो जोड़ ले, 2500 साल, ठीक है। और इसके बाद से हम देख ले 2023, ठीक है, 2023, तो बच्चों ये लगभग लगभग 4500, 4500 साल पुरानी सभ्यता हो। बात समझ में आ रही है? 4500 साल पुरानी सभ्यता हो गई। समझ लो ना? तो ये बात है। तो हमारा इतिहास जो शुरू होता है वो कहाँ शुरू होता है? वो यहीं शुरू होता है बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है। तो चैप्टर का नाम हम लोग डालेंगे सिंधु घाटी या या हड़प्पा या हड़प्पा सभ्यता, सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है बच्चों। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक, इंडस वैली सिविलाइजेशन इसको नाम दिया क्यों गया? पहली बात तो यही है, समझ लो बच्चों। हड़प्पा सभ्यता को, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया क्यों गया? पहले हम लोग इस बात को समझें। देखो, जब खुदाई हुई जब खुदाई हुई, ठीक है, तो यहाँ हम ऐसे देख लें एक डायग्राम के द्वारा। ठीक है, ये अफगानिस्तान का पार्ट, ये पाकिस्तान का पार्ट। और ज्योग्राफी में मैंने आप लोग को बता दिया है, ज्योग्राफी में मैंने बता दिया है कि यहाँ से हेमायुंडुंग ग्लेशियर यहाँ से निकला हुआ है ऐसे ऊपर जाके, ठीक है, सिंधु नदी, और ये फिर ऐसे होते हुए यहाँ आया है और अरब सागर में बच्चों आके अपना जल ये कराची नामक स्थान से गिरा देता है। ठीक है, कराची नामक स्थान से गिरा देता है। ठीक। तो अब देखो, ये जो सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, सिंधु नदी के किनारे, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता मिली। फिर बाद में जो है मिल गया कौन सा सभ्यता? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। तो अब बच्चों देखो है क्या, इसका नाम इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों पड़ता है और हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ता है, इस बात को पहले हम लोग समझ लें। तो सबसे पहले समझेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक, या इसी को हम कहते हैं नदी घाटी सभ्यता। क्यों पड़ा नदी घाटी सभ्यता, क्यों पड़ा सिंधु घाटी सभ्यता? तो देखो, जब स्थलों की खुदाई हो रही थी तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां थी बच्चों, मैंने पढ़ाया हुआ है पंचनद आप लोग को, ठीक है। तो सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक ना, वहीं पे मिल रहे हैं नए नए स्थल। समझ रहे हो? वहीं पे प्राप्त हो रहे हैं नए नए स्थल। ठीक, इस तरह से नए नए स्थल वहीं पे प्राप्त हो रहे हैं, वहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो अब देखो, इतिहासकारों को लगा ये कि ये सभ्यता जो है नदी के किनारे विकसित हुई है और सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ है, तो इन लोगों को लगा कि ये कोई सभ्यता है जो बस इतने ही दूर में सिमट के रह गया है। ठीक है, तो इन लोगों ने किया क्या, इतिहासकारों ने नामकरण कर दिया इस सभ्यता का सिंधु घाटी सभ्यता। समझ में आया? सिंधु घाटी सभ्यता। परंतु इन लोगों की गलतफहमी तब टूटेगी जब धीरे धीरे स्थल जो है और ज़्यादा मिलने लगेंगे और ये आके यहाँ उत्तर प्रदेश तक मिलेगा। ठीक ना, उत्तर प्रदेश, ठीक है, आलमगीरपुर, ठीक है, आलमगीरपुर मेरठ में, ठीक। और इधर फिर ये महाराष्ट्र, ठीक ना, महाराष्ट्र के दक्षिण में यहाँ, ठीक है, दैमाबाद यहाँ तक, समझ रहे हो? और यहाँ पाकिस्तान में पश्चिमी छोर इसका सुतका गेंडोर, और यहाँ पे मिल जाता है मांडा, ना, मांडा। तो मांडा, मांडा, और यहाँ यहाँ आलमगीरपुर,
आलमगीरपुर, और ये हो जाता है फैमाबाद, और ये हो जाता है सूतका गेंडोर। अभी मैं इसको बच्चों अलग से साफ साफ इसको मैं लिखूंगा अभी, ठीक है। सूतका गेंडोर, ये बच्चों चार स्थल जब इतना दूर दूर तक मिल जाते हैं तब इतिहासकारों को लगता है कि हाँ, ये सभ्यता केवल सिंधु और उसकी सहायक नदियों तक सीमित नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सभ्यता है। और आज भी खुदाई होते जा रहा है और बहुत से स्थल धीरे धीरे हमारे सामने आते जा रहे हैं, ठीक है। और खुदाई के बाद ये स्थल कहाँ तक जाएगा इसका अनुमान किसी के पास नहीं, ठीक है। ये कोई अनुमान लगा नहीं सकता, ठीक है। तो अब हुआ क्या, अब बाद में जब इन लोगों ने देखा कि सिंधु नदी तक सीमित नहीं है, तो सबसे पहले इतिहास में बच्चों एक परंपरा होती है कि जो स्थल सबसे पहले मिले, ठीक है, उसी स्थल के नाम पे उस पूरे सभ्यता का किया जाता है नामकरण। समझ रहे हो ना, उस पूरे सभ्यता का किया जाता है नामकरण। तो वापस इतिहासकार उसी परंपरा का पालन किए और इन्होंने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को, हड़प्पा नामक स्थल को खोजा था, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता। समझ रहे हो, हड़प्पा सभ्यता। तो ये हम लोग को बच्चों क्लियर हुआ क्यों हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं और क्यों कहते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स बच्चों बन रहे हैं। तो सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता, सबसे पहले इसका हम विस्तार क्षेत्र लिखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, हड़प्पा सभ्यता का सभ्यता का विस्तार क्षेत्र, विस्तार क्षेत्र। और ये कुछ बच्चों इस तरह से मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये हो गया बच्चों क्या, नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो जाता है ईस्ट, और ये हो जाता है बच्चों, ठीक है, वेस्ट। ये चार दिशाएं हमारे सामने आ गई, ठीक है, चार दिशाएं आ गई। अब इसमें हम देखें तो नॉर्थ वाला जो एरिया है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम कहते हैं बच्चों मांडा, ठीक है। मांडा कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। किस नदी के किनारे है, तो चिनाब नदी, किस नदी के किनारे है, ये हो जाता है बच्चों चिनाब नदी, चिनाब नदी, ठीक। दक्षिण में बात करें तो यहाँ बच्चों दक्षिण में दैमाबाद, दैमाबाद, ठीक। और ये कहाँ दैमाबाद है बच्चों, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे, तो नदी हो जाएगा बच्चों, नदी हो जाएगा गोदावरी, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के किनारे, ठीक। इधर आ जाएं पूरब में, तो पूरब में बच्चों हम लिखेंगे आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पे है, आलमगीरपुर मेरठ में, ठीक है। तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे बच्चों देखें तो सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर कहाँ है ये, अच्छा इसमें नदी का नाम नहीं लिखा है, नदी हो गया बच्चों हिंडन नदी, ठीक है, हिंडन नदी, ठीक, हिंडन नदी, हिंडन नदी। और यहाँ हम देखें सुतका गेंडोर, ये कहाँ है बच्चों, ये पाकिस्तान में दाश्क नदी है, वहाँ पर है दाश्क नदी। और सुतका गेंडोर ये पाकिस्तान में किस जगह पे है, बलूचिस्तान, बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने एरिया बना दिया, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं।
ठीक है, चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब बच्चों देखो, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इस सिंधु घाटी सभ्यता को हम दो और नाम से जानते हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये दो हो गया। ठीक, दो और नाम से जानते हैं, और वो दो नाम कैसे पढ़ेगा, अभी हम इस बात को समझते हैं। क्वेश्चन पूछता है हम लोगों से कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को निम्नलिखित में किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक ना, किस धातु का ज्ञान नहीं था। ठीक, ऑप्शन देगा, ए कांसे का ज्ञान नहीं था, बी तांबे का ज्ञान नहीं था, सी लोहे का ज्ञान नहीं था, और डी देगा ए एवं बी, ए एवं बी दोनों का ज्ञान नहीं। ए एवं बी, सी दोनों का ज्ञान नहीं था। ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान रखना कि धातु की अगर बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को कांसे का भी ज्ञान था और तांबे का भी ज्ञान था। ज्ञान चीज किस चीज का नहीं था, लोहे का नहीं था। ठीक है, लोहे का नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में लोहा हम लोगों को नहीं प्राप्त होता है, तो इसलिए धातु कांसा और तांबा मिला, तो नामकरण जो है तीसरा और चौथा क्या हो गया, कांस्य युगीन सभ्यता और ताम्र युगीन सभ्यता। ठीक है, तो इसको हम ताम्र युगीन और कांस्य युगीन सभ्यता भी बच्चों कहते हैं। देख लेते हैं इस बात को बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे, इस सभ्यता को, सभ्यता को कांस्य युगीन तथा ताम्र युगीन सभ्यता ही कहते हैं। ठीक है, तो इस सभ्यता को बच्चों कांस्य युगीन और ताम्र युगीन, ठीक है, दोनों सभ्यता कहा जाता है। ठीक, तो अब हम लोग आते हैं आगे। ठीक है, आते हैं आगे, आते हैं आगे। अब देखो, इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का नाम किस व्यक्ति ने दिया है। ठीक है, तो किस व्यक्ति ने दिया है बच्चों, सर जॉन मार्शल। ठीक ना, सर जॉन मार्शल। तो इस बात को आपसे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग अगला पॉइंट कि सर जॉन सर जॉन मार्शल ने इसे इसे सिंधु या या हड़प्पा का सभ्यता का नाम नाम दिया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था। ठीक है, अब अब ये तो हो गया। ठीक बच्चों, अब इसमें आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ बातों को हम यहाँ पहले डिस्कशन कर लें। जैसे बच्चों देखो, सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में विस्तारित है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने देशों में, तो इसको हम लिखेंगे हड़प्पा का सभ्यता सभ्यता तीन देशों में देशों में फैली हुई। ठीक है, तीन देशों में फैली हुई है। फर्स्ट देखें बच्चों, फर्स्ट भारत,
सेकंड पाकिस्तान, पाकिस्तान। थर्ड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ठीक है। अब बात करें बच्चों, अब बात करें इन तीनों देशों में सभ्यताएं जो फैली हुई हैं सिंधु घाटी, ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले हैं? बात थोड़ा बच्चों ध्यान से सुनना, मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। जैसे भारत में एक सभ्यता मिली, ठीक है, पुरानी सभ्यता मिली, और वो पुरानी सभ्यता हमने किस नाम से जाना? पुरानी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से। परंतु अभी शुरुआत में हमको एक ही स्थल मिला था, तो हम लोगों को लगा कि बस ये एक स्थल है। मगर फिर 1921 के बाद 1922 में फिर हमको मोहनजोदड़ो भी मिल गया। ठीक है। तो ऐसे फिर कई स्थल लगे मिलने। ठीक है। तो हड़प्पा स्थल मिला, मोहनजोदड़ो मिला, कालीबंगा, लोथल, समझ रहे हो, आलमगीरपुर, मांडा, दैमाबाद, तुतका गेंडोर, चनहुदड़ो, लोथल, रंगपुर। तो ऐसे जो है बहुत सारे स्थल मिले, जिनकी संख्या लगभग जो है 1401 निर्धारित की गई। ठीक, ये संख्या आपसे पूछने वाला नहीं है, मगर जो चीज पूछेगा वो ये पूछेगा कि इन तीन देशों में सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिले। तो सबसे ज्यादा स्थल कहाँ मिला? भारत में। और सबसे कम कहाँ मिला है? अफगानिस्तान। तो यही बात यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा स्थल, सबसे ज्यादा स्थल, स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे सबसे कम स्थल प्राप्त हुए। ठीक है, हुए। तो ये बात यहाँ क्लियर। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर। तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। तो अब देखो बच्चों, बात करें हम सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं, सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन उठते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं? यहीं से उठते हैं। ठीक है। और एक बात, सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने टाइमिंग जो है शुरू में नहीं बताया, नहीं लिखा बोर्ड पे, मगर मैंने बताया 2500 ईसा पूर्व, और कहीं कहीं किताबों में 2350 भी मिलता है। ये अक्सर एक विवाद का विषय बना हुआ है कि 2500 ईसा पूर्व सही माना जाए कि 2350 माना जाए। ठीक है। तो कुछ इतिहासकार 2500 ईसा पूर्व कहते हैं और कुछ 2350। ज्यादा सहमति 2500 ईसा पूर्व पे है। तो 2500 ईसा पूर्व से लेके जो 1500 ईसा पूर्व है, ठीक है, और कुछ लोग का कहना है कि 1750 ईसा पूर्व, यहाँ तक सिंधु सभ्यता का क्या है? समय है। आपको पीडीएफ में ये लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ बोर्ड पे मैंने नहीं लिखा, पीछे वो चीजें छूट गई, नहीं लिख पाया। अब अलग से यहाँ पे डेट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और जब डेट में कंट्राडिक्शन रहता है, ठीक है, तो वो डेट एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। क्लियर बच्चों? ठीक है। अब देखो, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं जहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठते हैं। ठीक, जैसे ये सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता? ठीक है, नगरीय सभ्यता है या ग्रामीण सभ्यता? तो सिंधु घाटी सभ्यता बच्चों कैसी सभ्यता है? नगरीय सभ्यता है। यानी कि यहाँ पे नगर, बहुत नगर मिले हैं, गांव वाली सभ्यता नहीं है। झोपड़ पट्टी जो है, ये यहाँ पे हम लोग को ना के बराबर मिली। समझ रहे हो? अब पूछा, यही चीज पूछ ले, वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता है? तो वैदिक सभ्यता कौन सी सभ्यता होगी बच्चों? ये होगी ग्रामीण सभ्यता। ठीक, तो एक बात तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, नगरीय सभ्यता है। दूसरा, इसकी और विशेषताएं क्या है? ये ऐसी सभ्यता है जहाँ पे जल निकास प्रणाली बड़ा उत्तम है, बहुत बढ़िया। ठीक है। अब अगर हम लोग आज की डेट में अपने वहां देखें, अपने वहां, तो हम लोग के वहां नालियां खुली मिल रही हैं। ठीक ना, नालियां खुली मिल रही हैं। बड़े बड़े जो है गटर हर भारत के राज्यों में नहीं हम लोग को मिल रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिल रहा है। मगर सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े गटर की प्राप्ति हुई है, नालियां ढकी हुई मिली हैं। ठीक है। और पानी वानी जो है रोड पे रुकने रुकने की स्थिति नहीं पता चलती है। ठीक है। कैसे ये क्लियर होगा? कि जब आप नहीं पढ़ पाए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लेखन शैली को, तो आप कैसे बता दिए
कि वह यहाँ पे पानी नहीं रुकता था। तो जो रोड है बच्चों वो ऐसे बने हुए हैं कि पानी रुकने का उस पर चांस है ही नहीं। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ पानी रुकते हैं, ठीक है, वहाँ पे अक्सर गड्ढे हो जाया करते हैं। देखा करो गाड़ी वाड़ी जाने से वहाँ पे गड्ढे हो जाया करते हैं। तो इस तरह के उल्टे सीधे गड्ढे जो है हम लोग को सिंधु घाटी सभ्यता में ना के बराबर मिले हैं। ठीक है। तो इस बेस पे हम लोग कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की एक मुख्य विशेषता यह भी है कि यहाँ पे जल निकास प्रणाली, ठीक ना, काफी उत्तम थी। ठीक ना, काफी उत्तम थी। दूसरा, तीसरा पॉइंट, ये समाज कैसा है, मात्र सत्तात्मक समाज है। ठीक है। ट्रेड कैसे होता था, व्यापार कैसे होता था, तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा होता था, बार्टर सिस्टम था। ठीक ना, यानी एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेना। लिपि कैसी थी, आज हमारी लिपि देवनागरी है। जैसे मैं ये लिख रहा हूँ, ये सब प्राप्त हुए हैं, ये मैंने जो इस तरह से ये इसका जो बनाया हुआ स्ट्रक्चर, ठीक है, इसी को कहते हैं लिपि। और ये लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो उन लोगों की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या है, ये कुछ इस तरह से बच्चों, ठीक ना, ये कुछ इस तरह से, समझ रहे हो, कुछ इस तरह से ऐसे जो है उन लोगों का शंख वंख मछली उछली टाइप का, समझ रहे हो ना, मछली उछली टाइप का ऐसे उन इन लोगों का बना हुआ है, समझ रहे हो, शंख वंख टाइप का इस तरह से कुछ। तो इस तरह से ऐसे से कुछ इन लोग की बनावट, तो ये भाव चित्रात्मक इसी को कहते हैं। तो भाव चित्रात्मक शैली में इनका लेखन है। ठीक है। तो इसलिए पूछता है इनकी लिपि कैसी थी, तो भाव चित्रात्मक थी। ठीक है। तो अब इसी बातों को हम लोग यहाँ पे बच्चों लिखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा उठते हैं। ठीक है। तो हेडिंग होगा सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सभ्यता की विशेषता। ठीक है। तो विशेषताओं को देखते हैं बच्चों। बात करें, सबसे पहली विशेषता र ठीक, नगरीय सभ्यता। ठीक है, नगरीय सभ्यता कैसी, ये सभ्यता कैसी थी, नगरीय। समाज कैसा था, माता प्रधान या मात्र 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 सत्तात्मक, सत्तात्मक समाज, यानी कि महिलाओं की प्रधानता क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ठीक है, महिलाएं मुखिया होंगी घर। ठीक है। दूसरी बात करें, यहाँ पे व्यापार कैसे होता था, और वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, के द्वारा, वस्तु विनिमय प्रणाली के द्वारा। ठीक है। लिपि कैसी थी, तो हाउ चित्रात्मक लिपि। ठीक ना, भाव चित्रात्मक लिपि। ठीक है। अब बात करें यहाँ पे और पॉइंट्स की, जल निकास प्रणाली की। निकास प्रणाली की उत्तम उत्तम व्यवस्था। ठीक है, जल निकास प्रणाली की बच्चों उत्तम व्यवस्था, उत्तम व्यवस्था। ठीक, अगली बात करें, भाव चित्रात्मक लिखवा दिया। ठीक है, भाव चित्रात्मक लिपि हो गया। और लेखन विधि कैसी थी, लेखन विधि, लेखन विधि कैसी थी, वास्त्रोफेदन, वास्त्रोफेदन विधि।
अब ये बच्चों वास्त्रोभेदन विधि क्या होता है, समझना इस बात को। देखो अक्सर है क्या, हम लोग जब लिखते हैं तो मान लो यहाँ से हम लोग ऐसे लिखे, यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ से शुरू किया, फिर यहाँ आए, फिर यहाँ शुरू किया, यहाँ, यानी कि हम लोग क्या है बच्चों, बाएं से दाएं, ठीक ना, ऐसे चले जा रहे हैं। मगर इसमें क्या होता है, इसमें देखो, एक तो बात करें हम लोग इस्लामिक शैली की, उर्दू में, उर्दू की जब लेखन शैली की बात आती है तो उर्दू की लेखन शैली कैसे होगी बच्चों, उर्दू की लेखन शैली तो देखो ये कैसे होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, यहाँ से ऐसे कुछ लिखा और लिख के यहाँ पहुँचे, तो फिर ये क्या होगा बच्चों, फिर ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं। मगर वास्त्रोभेदन में क्या होता है, वास्त्रोभेदन में देखो क्या है, ये ऐसे लिखा और लिखने के बाद ये फिर ऐसे आए और फिर ये यहीं से फिर यहाँ शुरू हो जाएंगे, ठीक ना, यहाँ से फिर ऐसे, अब ये क्या है, ऐसे ये लिखते चले जाएंगे, ठीक है, ऐसे लिखते चले। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, वास्त्रोभेदन विधि, या इसी को हम कहते हैं बच्चों, इस विधि को कहते हैं सर्पीलाकार विधि, ठीक ना, सर्पीलाकार विधि, ठीक। तो इसको हम वास्त्रोभेदन या सर्पीलाकार सर्पीलाकार विधि ही कहते हैं, ठीक है। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब क्या है बच्चों, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देना, ठीक है। जैसे हमारे पास अगर गेहूं है, ठीक है, और हमको चाहिए चावल, तो अब क्या करना होगा बच्चों, मुद्रा ने जीवन को आसान कैसे बनाया, तो सुनो, तो हमारे पास गेहूं है, मुझे चाहिए चावल, तो अब मुझे करना क्या होगा, मुझे ऐसे व्यक्ति की खोज करनी पड़ेगी कि जिसके पास चावल हो और उसे जरूरत हो गेहूं का, तो मेरे पास गेहूं है तो मैं गेहूं दे दूंगा, उसके पास चावल हो तो मुझे चावल दे दे, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया वस्तु विनिमय प्रणाली। अब इसमें यही समस्या होती थी, खोजो जाके, मगर मुद्रा ने आया, मुद्रा ने क्या किया, इस समस्या का समाधान कर दिया कि किसी भी वस्तु का एक मूल्य निर्धारित किया गया और वो मूल्य मुद्रा के रूप में निर्धारित किया गया कि आप ये मुद्रा जो है, ठीक है, लीजिए और हमको इतना वस्तु, इतना सामान मुझे दे दीजिए, ठीक है। तो मुद्रा ने क्या किया, व्यापार को काफी सुगम बनाया, लेन देन को काफी क्या किया, अच्छा बनाया, ठीक है। तो लेखन विधि, वास्त्रोभेदन, ठीक है। अच्छा, अब बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का सबसे प्रिय पशु क्या था, तो सबसे प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड, सबसे सबसे ठीक है बच्चों, तो सबसे प्रिय पशु कौन था, तो कुबड़ वाला सांड, ठीक है, कुबड़ वाला सांड, तो इसको भी लिख देंगे, सबसे प्रिय पशु कुबड़ वाला सांड, ठीक है। अगली विशेषता की बात करें, आठवां, ठीक है, आठवां, तो आठवीं विशेषता हम देखें बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम सर्वप्रथम कपास की खेती किया, कपास की खेती किया, ठीक है। तो कपास उगाने का श्रेय किसको दिया जाता है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, ठीक है। तो ये बात, ठीक, तो ये इतनी बच्चों विशेषता थी, इन विशेषताओं को आपको दिमाग में, ठीक है, रखना है, ठीक है, याद रखना है इसको, ठीक। अब बच्चों हम लोग आगे देखें, तो अब बात को थोड़ा सा सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बच्चों का, अब एग्जामिनर हमसे ये पूछेगा, जैसे हड़प्पा स्थल मिला, मोहनजोदड़ो मिला, कालीबंगा, लोथल, चनहुदड़ो, रंगपुर, ऐसे जो स्थल मिलेंगे, मांडा, दैमाबाद, इन स्थलों से बहुत सारी वस्तुएं भी मिली, तो इन वस्तुओं में कौन सी उपयोगी वस्तु थी, ठीक है, कौन सी उपयोगी वस्तु थी,
वो वस्तु आपसे पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पहली बात तो ये कि ये जो स्थल है, इस स्थल की खोज किसने किया, तो खोजकर्ता का नाम, ठीक है, खोजकर्ता का नाम। तो खोजकर्ता का नाम हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, ज़्यादा बच्चे इसको जानते हैं खोजकर्ता का नाम, ठीक। फिर हम बात करें बच्चों, फिर बात करें तो किस स्थान पे है ये स्थल, तो इस स्थल को भी हम लोग को देखना होगा, ठीक है। और इसके बाद से इस स्थल से कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, ठीक है, ये बातें हम लोग को जाननी है, ठीक है, ये बातें हम लोग को जाननी है। तो इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं, ठीक है, इन सारी बातों को हम लोग देखते हैं। चलो, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, हेडिंग डालेंगे हड़प्पा पूरा स्थल, हड़प्पा का पूरा पूरा स्थल, ठीक है, हड़प्पा पूरा स्थल, ठीक। तो अब बच्चों बात करें इस स्थल की खोज किसने किया, तो 1921 में कौन किया, दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी ने। अब ये स्थल वर्तमान में कहाँ पे है, तो पंजाब का जो मांटगोमरी जिला है ना, मांटगोमरी जिला, यहाँ पे, ठीक है, ये स्थल मौजूद है, ठीक है। तो इस बात को सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे कि खोज, शॉर्ट में लिखेंगे बच्चों, खोज दयाराम साहनी, वर्ष 1921, ठीक ना, वर्ष 1921। तो 1921 में इसकी खोज हुई, ठीक है। स्थल, स्थल कहाँ पे है ये, तो बच्चों स्थल जो होगा ये पाकिस्तान के मांट गोमरी जिला में, ठीक ना, स्थल जो होगा वो कहाँ होगा, पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला, ठीक है। किस नदी के किनारे, ठीक है बच्चों, किस नदी के किनारे, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है। नदी की बात करें, नदी की, किस नदी के किनारे है ये, तो रावी नदी के बाएं बाएं तट पर, रावी नदी के बाएं तट पर, ठीक है। अब यहाँ हम देखेंगे वस्तुएं, ठीक है, वस्तुएं कौन कौन सी वस्तुएं बच्चों हम लोगों को इस इस हड़प्पा सभ्यता से कौन कौन सी वस्तुएं हम लोग को प्राप्त हो रही हैं, ठीक है, प्राप्त हो रही हैं, इन सारे वस्तुओं को यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे बच्चों, एक कब्रिस्तान मिला है, ठीक है, एक कब्रिस्तान, जिसको इतिहासकारों ने एक नाम दे दिया, नाम क्या दिया, R37। तो पूछता है R37 नामक कब्रिस्तान, ठीक है, कहाँ से मिला है, इस सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिला है, ऑप्शन देगा चनहुदड़ो, लोथल, रंगपुर, या फिर दे देगा हड़प्पा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हड़प्पा, ठीक है। फिर क्वेश्चन हम लोग से कर लेगा कि कांसे की नृत्य करते, कांसा धातु मैंने बताया ना, कांस्य युगीन सभ्यता, तो कांसा धातु से एक मूर्ति बनाई गई है, और वो मूर्ति किसकी है, नटराज शिव की। तो शिव जी की जो मूर्ति, नटराज शिव की जो मूर्ति है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि नृत्य की मुद्रा में रहता है, पैर मोड़े रहते हैं, ठीक ना, नृत्य की मुद्रा में। तो अब नृत्य की मुद्रा में है, तो ये कहाँ से मिला है, ये भी कहाँ से मिला है बच्चों, हड़प्पा से मिला है, ठीक है, हड़प्पा से। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं हम लोगों को ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लें तो लिखेंगे R37 नामक नामक कब्रिस्तान की प्राप्ति, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखना, R37 नाम हम लोगों ने दिया है, जब हम उनके लेखन शैली को पढ़ ही नहीं पाए हैं, तो हम लोग नाम कैसे दे देंगे, बात समझ में आ रही ना, हम लोग नाम कैसे दे देंगे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं,
ठीक है, पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कब्रिस्तान मिला है परंतु नाम हम लोगों ने दिया। ठीक, दूसरी बात यहां पे अगला देखें, नटराज शिव की, नटराज शिव की, शिव की मूर्ति मिली है। ठीक, मूर्ति मिली है। ठीक, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट बात करें तो एक एक मुद्रा मिला है। उस मुद्रा में दिखाया गया है कि एक साइड में, एक साइड में गरुण जो है वो क्या किया है, सांप को दबाया हुआ है, तथा दूसरे साइड में खरगोश का चित्र अंकित है। ठीक है, तो ये भी कहाँ मिला है, तो यहीं से मिला है, लिख देंगे। एक मुद्रा में, एक मुद्रा में सांप को दबाए, सांप को दबाए गरुड़ का तथा एक तरफ, एक तरफ, एक तरफ खरगोश का चित्र अंकित मिला है, अंकित मिला है। ठीक है बच्चों, तो ये अच्छा, अब हड़प्पा सभ्यता ही जो है जहाँ से स्त्री की मूर्तियां बच्चों क्या हुई हैं, स्त्री की मूर्तियां वो ज्यादा मिली हैं। ठीक है, स्त्री की मूर्तियां ज्यादा मिली, इसी वजह से इस सभ्यता को मात्र सतात्मक कहा गया। तो मैं यहाँ पे इस बात की जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसी मूर्ति मिली है जो स्त्री की है और वो सर के बल लेटी हुई है। ठीक ना, सर के बल लेटी है और उसके नाभि से एक पौधे को निकलता हुआ दिखाया गया है। तो माना क्या गया है कि ये मूर्ति किसकी है, ये धरती माता की मूर्ति है, जिसको हम कहते हैं मातृ देवी की मूर्ति। तो पूछेगा मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता में। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थल से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। ठीक है, लिख देते हैं इस बात को भी। मातृ देवी या धरती माता की मूर्ति। ठीक है, धरती माता की मूर्ति। ठीक है, तो ये इतना बात बच्चों आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, ध्यान में रखना है। अब हम लोग अगले स्थल में आए, तो अगला स्थल क्या होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक ना, मोहनजोदड़ो। तो देखते हैं मोहनजोदड़ो से बच्चों क्या क्या मिला है। तो सबसे पहले इसका खोजकर्ता लिखेंगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में, मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया, कहाँ है ये स्थल, किस नदी के किनारे है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो का बच्चों सबसे पहले तो ये पूछता है शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। ठीक है, और ये कहाँ है, ये पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है लरकाना जिला। ठीक ना, तो डिस्ट्रिक्ट जो है लरकाना, तो लरकाना नामक जो स्थान है, ठीक है, वहां पे सिंधु नदी के दाएं किनारे ये स्थल मिला है। और इस स्थल की खोज किसने किया था, 1922 में किया था राखल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखल दास बनर्जी। ठीक, इस बात को लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, खोजकर्ता, खोजकर्ता और स्थान, और फिर लिखेंगे नदी। ठीक है, नदी। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। ठीक है, स्थान बात करें, स्थान बात करें पाकिस्तान के
पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लारकाना जिला, लारकाना जिला, ठीक है। खोजकर्ता कौन है? खोजकर्ता है राखल दास बनर्जी, बनर्जी। वर्ष क्या रहा? 1922 में, ठीक है। 1922 में इन्होंने खोजा, ठीक है। अब देखें मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ठीक है। तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया बच्चों? मृतकों का टीला, ठीक है। और ये क्षेत्र बच्चों काफी उपजाऊ था, ये क्षेत्र काफी उपजाऊ था। तो उपजाऊ क्षेत्र होने के कारण इसको मोहनजोदड़ो, ये स्थान जो है इसको आश्चर्यजनक उर्वरता के कारण इसकी, ठीक है, क्या बोला जाता है? सिंध का बाग, ठीक है, सिंध का बाग। तो यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट, इसकी की आश्चर्यजनक, आश्चर्यजनक उर्वरता के कारण, आश्चर्यजनक उर्वरता के कारण इसे सिंध का बाग बाग कहते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर, ठीक। अब देखो मोहनजोदड़ो से हम लोगों को बच्चों क्या मिला है? मोहनजोदड़ो से हम लोगों को एक मिला है स्नानागार, ठीक ना, स्नानागार। और फिर हम लोग को मिला है मोहनजोदड़ो से क्या? एक अन्नागार, ठीक ना, अन्नागार। अब देखो स्नानागार और अन्नागार दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं स्नानागार की की प्राप्ति, ठीक है, स्नानागार की प्राप्ति। तो स्नानागार की जो प्राप्ति हुई है, अब इसकी विशेषता क्या है? ये पूरे हड़प्पा सभ्यता का सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ भवन था, ठीक है। स्नानागार की जो प्राप्ति हुई है, इसकी विशेषता क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ भवन था, ठीक। परंतु वहीं अन्नागार जो मिला, ठीक है, अन्नागार मोहनजोदड़ो की जोदड़ो की सबसे बड़ी सबसे बड़ी क्या है बच्चों? इमारत, इमारत यानी भवन, इमारत यानी भवन, ठीक है, इमारत यानी भवन। अब देखो ये बात बच्चों ध्यान में रखने की जरूरत है हम लोग, ठीक है। हम इस बात की आवश्यकता है कि हम लोग इमारत कौन सी बड़ी है और सर्वश्रेष्ठ भवन कौन है, इस डिफरेंट को हम लोग जाने, ठीक है। तो डिफरेंट क्या है? सर्वश्रेष्ठ जो है पूछेगा
कि भवन कौन है, तो हमारा आंसर क्या है, स्नानागार। ठीक है, और अगर पूछेगा सबसे बड़ी इमारत, तो हमारा आंसर क्या हो गया बच्चों। ठीक है, तो इस डिफरेंट को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से बच्चों, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया कहाँ की सभ्यता है बच्चों, इराक की सभ्यता को हम क्या बोलते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है, वहां का हम लोगों को एक मोहर मिला है। ठीक है, और वो मोहर की आकृति कैसे है, जैसे बेलन होता है ना, तो बेलनाकार मोहर मिला है। ठीक ना, बेलनाकार मोहर। तो बेलनाकार जो मोहर मिला है, ठीक है, तो ये कहाँ मिल रहा है, भारत में। किस जगह की मोहर है ये, मेसोपोटामिया की। यानी कि ये बात क्या संकेत करता है, मैंने बताया था क्लास में अभी कुछ देर पहले जब स्टार्ट किया था मैंने क्लास, कि यहाँ पे लेखन शैली जो है उसको हम लोग पढ़ पाए नहीं है, चीजों का हमने अनुमान लगाया। और अनुमान ऐसा नहीं कि वो गलत हो, ठीक ना, गलत हो, लगभग अनुमान सही है। मगर जब हम लोग को लेखन शैली पढ़ लेंगे, तो जो गलतियां थोड़ी बहुत हमारे हम लोग किए होंगे, उसमें क्या होगा, उसमें सुधार हो जाएगा। अब मोहनजोदड़ो में मिल रहा है मेसोपोटामिया का मोहर, तो इसका मतलब ये है बच्चों की भारत वालों का व्यापार कहाँ से रहा होगा, मेसोपोटामिया से रहा होगा। यानी कि हम लोग मेसोपोटामिया क्या है, आते जाते। ठीक है, बेलनाकार मुहर मिलने का ये क्या है बच्चों, ये संकेत है। ठीक है, ठीक, तो अब देखो यहां लिख लें इस बात को, मेसोपोटामिया मेसोपोटामियाई, तो हम लिख देंगे इराक, मेसोपोटामियाई मूल की, मेसोपोटामियाई मूल की मुहर। ठीक है, मेसोपोटामियाई मूल की मुहर। ठीक, अब बच्चों एक डिफरेंट ध्यान रखना, हड़प्पा में हम लोग को नटराज शिव की मूर्ति मिली। यहाँ यहाँ शिव जी की मूर्ति मिल रही है, हम यहाँ क्या देख रहे हैं, पशुपति, पशुपति शिव की, शिव की मूर्ति। ठीक है, पशुपति शिव की मूर्ति। तो पशुपति शिव की मूर्ति बच्चों यहाँ से हमको प्राप्त हुई है, और हड़प्पा सभ्यता से क्या प्राप्त हुआ है, नटराज शिव की। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं पे रोकते हैं। ठीक है, और हमने जो है इतिहास भी शुरू कर दिया। बहुत से बच्चों का कॉल आ रहा था कि सर जो है कि इतिहास भी शुरू करा दीजिए, और ज्योग्राफी के जो पार्ट हैं, ठीक है, एक दो चैप्टर जो बचे हुए हैं सर उसको भी जल्दी से जल्दी खत्म कर दीजिए। तो वो चैप्टर बच्चों कल परसों में खत्म हो जाएगा, और मैंने इतिहास आप लोग के लिए स्टार्ट कर दिया, ताकि आपका एक पेज जो है वो बना रहे, विश्वास बना रहे कि हाँ हम लोगों ने कहा, सर ने उसको सुना और तुरंत जो है क्लास स्टार्ट कर दिया गया। ठीक है, तो मैं इसको अब लगातार लेके चलूंगा बच्चों, ये क्लास ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, एक दिन में दो वीडियो पढ़ जाएंगे, एक इतिहास का, दूसरा जो है ज्योग्राफी का जो छूटा हुआ है वो पढ़ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आप इस बात के लिए बिल्कुल परेशान न होइएगा। ठीक है, स्टार्ट हो गया है आपका इतिहास, और ज्योग्राफी के जो बाकी चैप्टर हैं, एक से दो चैप्टर, हम उसको जो है कल परसों में कवर कर देंगे। ठीक है, आज की क्लास में कहीं कोई कन्फ्यूजन रहा होगा, ठीक है, उसको आप बच्चों मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हम लोगों ने केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थल देखा है। ठीक है, अभी इसमें कई स्थल हैं। मुझे लगता है कि कल की क्लास जब स्टार्ट होगी, तो कल के क्लास में आधे घंटे अभी फिर लग जाएंगे। ठीक है, इसको खत्म करने। ठीक है, आधे घंटे लग जाएंगे इसको, 40 मिनट खत्म करने, और फिर हम लोग तब स्टार्ट करेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक ना, वैदिक सभ्यता। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं बच्चों। ठीक है, और कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं इतिहास विषय के साथ। ठीक है।